नमस्ते दोस्तों, एनएस टीवी हॉरर स्टोरीज़ में आपका स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। आज की कहानी है भूतिया हॉस्टल। कड़कड़ाती ठंड में ज़ोरदार बर्फबारी हो रही थी। तभी हाईवे से कट मारती हुई एक कार सरसराते हुए मुर्दा घर के बाहर आकर रुकी। कार के रुकते ही उसके दोनों दरवाजे एक साथ खुल गए। उसमें से एक महिला प्रियंका और एक आदमी मोहन निकलकर सीधे मुर्दा घर के अंदर भागे। वहाँ पहले से ही इंस्पेक्टर रोहित मौजूद था और उसके साथ ही मुर्दा घर का इंचार्ज भी, जो नशे में धुत बीड़ी पी रहा था। इंचार्ज, तुम्हारा ही लड़का मरा है क्या? इधर आओ, लाश दिखाता हूँ। इंस्पेक्टर, ए पागल हो गया है क्या? कैसी बातें कर रहा है तू? बच्चा मरा है उनका। इंचार्ज, साहब यहाँ रोज कोई ना कोई मरता ही रहता है, किस किस का ख्याल करूं? इंस्पेक्टर, चुप कर, साइड हट। इंस्पेक्टर ने प्रियंका और मोहन से माफ़ी मांगते हुए उन्हें सफ़ेद चादर से ढकी हुई लाश के पास ले गया। प्रियंका, आपने तो अस्पताल कहा था और अब हमें मुर्दा घर में एक लाश के पास खड़ा कर दिया। ये कैसा मजाक है? विक्रम को हम अब भी एक हफ्ते पहले हॉस्टल छोड़कर आए थे। वह कितना खुश था वहाँ। अब यहाँ मुर्दा घर में क्या कर रहे हैं हम? मोहन, प्रियंका प्रियंका संभालो अपने आप को, इन्होंने बस चेहरा पहचानने के लिए बुलाया है। मोहन प्रियंका को समझा ही रहा था कि इतने में पुलिस ने लाश के मुंह से चादर हटाई। जैसे ही प्रियंका ने अपने बेटे विक्रम का चेहरा देखा, वह चीखते हुए रोने लगी। जवान बेटे की लाश देखकर मोहन भी अपने आप को रोक नहीं पाया और फूट फूट कर रोने लगा। फिर न जाने क्या हुआ, वह सीधा उठा और इंस्पेक्टर का गिरेबान पकड़कर उसे दीवार से लगा दिया। मोहन, बता बता क्या हुआ मेरे बेटे के साथ? बोल, वरना मैं तेरी वर्दी उतरवा दूंगा। मोहन की बदतमीजी देखकर इंस्पेक्टर, जो अब तक शांत था, एकदम से भड़क गया। उसने मोहन के हाथ झटकते हुए कहा, इंस्पेक्टर, होश में रहकर बात कीजिए मोहन खन्ना। मैं आपके टुकड़ों पर पलने वाला कुत्ता नहीं हूँ जो आपकी धमकियों से डर जाऊंगा। अगर आपने अभी अपना बेटा नहीं खोया होता तो मैं आपको दिखाता कि और क्या क्या किया जा सकता है। खैर, आपके बेटे की लाश विक्टोरिया हॉस्टल के पीछे मिली है। प्रियंका, मेरा बेटा पढ़ने गया था वहाँ और अब लाश बनकर लौटा है। आखिर ऐसा क्या होता है वहाँ? इंचार्ज, मौत का तांडव होता है वहाँ। ये पहली लाश नहीं है जो वहाँ से आई है। पहले भी कई मौतें हो चुकी हैं, लेकिन गुत्थी कोई नहीं सुलझा पाया। जिसने भी कोशिश की उसने मौत ही पाई। इंस्पेक्टर, खन्ना सर, आपसे वादा रहा, ये गुत्थी मैं ही सुलझाऊंगा और दोषियों को जेल तक पहुंचाकर ही दम लूंगा, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। इंचार्ज, जवान हो, जोश है, कर लो कोशिश। बाकी समझदार लोग तो दूर ही रहते हैं वहाँ से। इतना कहकर मुर्दा घर का इंचार्ज बाहर चला गया और जाते जाते इंस्पेक्टर को चुनौती भी दे गया। उसने कहा कि कोई भी इस केस को सुलझा नहीं सकता क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे रहस्य हैं। लेकिन इंस्पेक्टर ने ठान लिया कि वह सच का पता लगाकर ही रहेगा। इसीलिए अगले ही दिन वह हॉस्टल में एक कॉलेज स्टूडेंट बनकर पहुंच गया। लेकिन वहाँ पहुँचते ही उसे कुछ अजीब लगने लगा। वह सोचने लगा कि पहाड़ी के अंत में खाई के पास भला हॉस्टल कौन बनाता है? भला ऐसी जगह पर कोई अपने बच्चे को कैसे छोड़ सकता है, वह भी खन्ना जैसे लोग? हॉस्टल को देखकर वह वीरान जगह लगती थी। रोहित हॉस्टल में जा ही रहा था कि तभी उसे हॉस्टल का चौकीदार रोकता है। चौकीदार, कहाँ चले बाबू? रोहित, हॉस्टल में एडमिशन लेना है। चौकीदार, एडमिशन लेना है तो रात में आइए, दिन में यहाँ कोई काम नहीं होता है। रोहित, क्या दिन में कोई काम नहीं होता, क्यों? चौकीदार, नहीं होता है मतलब नहीं होता है, ज़्यादा सवाल मत करो बाबू, चले जाओ। रोहित, बड़े अजीब नियम कानून हैं। रोहित ने अभी अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि चौकीदार वहाँ से निकल गया। रोहित ने सोचा कि अगर पूरा सच जानना है तो ठंडे दिमाग से काम लेना होगा, इसलिए वह रात होने का इंतजार करने लगा। वहीं हॉस्टल के गेट पर बैठे बैठे सुबह से शाम हो गई, लेकिन वहाँ कोई हलचल नहीं हुई। यहाँ तक कि शाम के बाद रात भी हो गई, लेकिन हॉस्टल अब भी उतना ही वीरान था, जैसे वहाँ कोई रहता ही न हो।
रोहित को यकीन होने लगा था कि इस हॉस्टल में अब कुछ भी नहीं है, इसलिए वह वहाँ से निकलने ही वाला था कि तभी पीछे से एक आवाज़ आई। चौकीदार, कहाँ जा रहे हो बाबू, अंदर आओ, एडमिशन नहीं लोगे? रोहित को ये आवाज़ जानी पहचानने लगी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो अंदर वही चौकीदार था जो सुबह बाहर था। पर रोहित तो पूरे दिन बाहर बैठा था, फिर चौकीदार अंदर कब गया? चौकीदार, ज़्यादा सोचो मत बाबू, एडमिशन लेना है तो अंदर आ जाओ। रोहित उस चौकीदार के पीछे पीछे चल दिया, लेकिन गेट से लेकर रिसेप्शन तक जाते हुए कुछ भी सामान्य नहीं था। सबसे पहले तो रोहित यह देखकर हैरान था कि जो हॉस्टल अब तक पूरी तरह से अंधेरे में था, उसके हर कमरे की लाइट जल रही थी। खिड़कियों से परछाई साफ नजर आ रही थी, जैसे अंदर कोई न कोई था। पर भला ऐसा कौन सा हॉस्टल होता है जहां दिन में कोई नहीं और रात में इतनी हलचल? हॉस्टल के रिसेप्शन पर चश्मा लगाए एक मोटा तगड़ा इंसान बैठा था। चौकीदार, साहब ये बाबू एडमिशन के लिए आए हैं, मैं दरवाजे पर जा रहा हूँ। रिसेप्शन पर बैठे उस आदमी ने बिना कुछ कहे एक फॉर्म और रूम नंबर 307 की चाबी आगे बढ़ा दी। रोहित कुछ पूछने ही वाला था कि उस आदमी ने उंगली से दूसरी तरफ इशारा किया, जहां एक नियम बोर्ड लगा हुआ था। रोहित नियम बोर्ड के पास पहुंच गया और पहला नियम पढ़ते ही उसका दिमाग घूम गया। उस बोर्ड पर पहला नियम था कि यहाँ कोई भी किसी से बात नहीं कर सकता, सिर्फ अपने काम से मतलब रखें। दूसरा नियम यह था कि भूलकर भी किसी के कमरे में न जाएं और ना ही किसी को आने दें। तीसरा नियम यह था कि एक बार अपने कमरे में जाने के बाद बाहर न निकलें। रोहित, ये कैसे नियम हैं? जोर से कहते हुए रोहित जैसे ही पीछे मुड़ा, वहाँ कोई नहीं था, ना ही गेट पर चौकीदार और ना ही रिसेप्शन पर वह आदमी। रोहित बिना कुछ सोचे अपने कमरे की ओर चल दिया। रास्ते में सभी कमरे ऐसे बंद थे जैसे वहाँ कोई रहता ही ना हो। फिर वह अपने कमरे 307 में पहुंचकर अपना बैग रखकर कमरे को चारों तरफ से देखने लगा। तभी बाहर से जोर से किसी के चीखने की आवाज़ आई। रोहित उसी चीख के पीछे अपने कमरे से बाहर निकल गया, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखा। हॉस्टल की लाइटें अब पहले जैसी शांत नहीं थीं, बल्कि थरथरा रही थीं। इधर रोहित ये सोचकर हैरान था कि इतनी तेज़ चीख सुनकर भी सब कुछ शांत कैसे है, जैसे किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा हो। कोई भी अपने दरवाजे खोलने को तैयार नहीं था, इसलिए रोहित खुद सामने के दरवाजे पर दस्तक देने लगा। रोहित, भाई मैं रोहित हूँ, इस हॉस्टल में नया आया हूँ, ज़रा दरवाज़ा खोलो। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। रोहित ने तीसरे नियम के बारे में सोचा और अपने हाथ को दरवाजे से हटा लिया। तभी अचानक हॉस्टल का जनरेटर बंद हो गया और वहाँ अंधेरा छा गया। रात में जो घटनाएं इंस्पेक्टर रोहित ने हॉस्टल में देखी, उससे उसके होश उड़ गए थे। वह दीवार से सटा खड़ा था और उसके सामने झोंबी जैसे जले हुए कंकाल उसकी तरफ बढ़ रहे थे। हॉस्टल में आग की लपटें और अंदर बंद लोग मदद के लिए चिल्ला रहे थे। रोहित की सांसें तेज हो रही थीं, पर उसके पास कोई रास्ता नहीं था। चौकीदार का जला हुआ चेहरा उसकी आंखों के सामने था, जो किसी भूत की तरह उसके करीब आता जा रहा था। चौकीदार, बाबू अब तुम्हारा भी वही अंजाम होगा जो हमारा हुआ था। तुमने यहाँ आने की गलती की है, अब इस हॉस्टल से बाहर कोई नहीं जा सकता। रोहित का दिमाग तेजी से काम कर रहा था। उसने अपने चारों ओर देखा, लेकिन हर तरफ वही जली हुई लाशें और आग की लपटें थीं। अचानक उसे याद आया कि उसकी जेब में एक छोटा सा छुपा हुआ पिस्तौल था। वह कांपते हाथों से उसे निकालने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसकी उंगलियां डर के मारे जम सी गई थीं। तभी चौकीदार ने उसकी ओर झपट्टा मारा। रोहित ने अपने आप को संभालते हुए पिस्तौल निकाली और एक गोली चला दी। गोली सीधा चौकीदार के सीने में लगी, लेकिन उसके बाद जो हुआ वह और भी डरावना था। चौकीदार की जली हुई लाश ने पलटकर उसे घूरा और फिर जोर से हंसने लगी। चौकीदार, तुम समझते हो मौत से बच सकते हो? यह हॉस्टल मौत का घर है, यहाँ से कोई नहीं बचता। रोहित की हिम्मत टूटने लगी थी, लेकिन वह हार मानने वाला नहीं था। उसने
कमरे के चारों ओर नज़र दौड़ाई और उसे सीढ़ियाँ दिखीं जो ऊपर की तरफ जा रही थीं। वह किसी भी तरह खुद को संभालते हुए सीढ़ियों की ओर भागा। पीछे से वह जली हुई लाशें उसका पीछा कर रही थीं। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए उसकी सांसें उखड़ रही थीं, लेकिन वह नहीं रुका। ऊपर पहुंचकर उसने एक कमरे का दरवाज़ा खोला और अंदर घुस गया। अंदर का नज़ारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कमरे के बीचों बीच एक प्राचीन मूर्ति रखी थी और उसके चारों ओर कुछ लोग ज़मीन पर बैठे हुए थे, जैसे किसी अनुष्ठान में लगे हों। उनके चेहरों पर खून के धब्बे थे और वे बड़बड़ा रहे थे। रोहित ने डरते हुए उनके पास जाकर पूछा, ये सब क्या हो रहा है? तुम लोग कौन हो? उनमें से एक व्यक्ति ने अपना सिर उठाया और कहा, तुम भी फंस गए जैसे हम फंसे थे। यह हॉस्टल एक श्रापित जगह है। यहाँ जो भी आता है उसे मरकर यहीं रहना पड़ता है। रोहित, लेकिन यह सब क्यों हो रहा है? इस हॉस्टल का सच क्या है? उस व्यक्ति ने धीरे से बताया, यह हॉस्टल कभी एक पवित्र स्थान था, लेकिन कुछ साल पहले यहाँ एक खतरनाक तांत्रिक ने काला जादू किया। उसने अपने अनुयायियों के साथ मिलकर यहाँ के लोगों को जिंदा जलाया ताकि उनकी आत्माएं उसके नियंत्रण में रहें। तब से यह हॉस्टल मौत का घर बन गया है। जो भी यहाँ आता है वह इस श्राप से नहीं बच सकता। रोहित को अब समझ में आ रहा था कि यह सिर्फ एक भूतिया जगह नहीं बल्कि एक श्रापित स्थल था। उसे यहाँ से निकलने का कोई तरीका ढूंढना था, लेकिन कैसे? तभी उसके दिमाग में एक योजना आई। रोहित, क्या कोई तरीका है इस श्राप को ख़त्म करने का? वह व्यक्ति है लेकिन बहुत खतरनाक। तुम्हें तांत्रिक की आत्मा को इस मूर्ति से मुक्त करना होगा और उसकी काली शक्तियों को नष्ट करना होगा, तभी यह हॉस्टल मुक्त हो सकता है। रोहित जानता था कि यह काम आसान नहीं होगा, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने साहस जुटाया और उस मूर्ति की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने मूर्ति को छूने की कोशिश की, कमरे में अजीब सी हलचल होने लगी। दीवारों से खून टपकने लगा और ज़मीन हिलने लगी। अचानक तांत्रिक की आत्मा मूर्ति से बाहर निकली और हवा में तैरने लगी। तांत्रिक, तुम कौन होते हो मेरे काम में दखल देने वाले? इस हॉस्टल पर मेरी आत्मा का अधिकार है और तुम इसे मुझसे नहीं छीन सकते। रोहित ने अपने मन में सोचा, यह मौका है, या तो आज मैं इस हॉस्टल को श्राप से मुक्त करूंगा, या फिर उसने पूरी ताकत से मूर्ति को तोड़ने की कोशिश की। अचानक जोर की आवाज़ हुई और मूर्ति टुकड़े टुकड़े हो गई। तांत्रिक की आत्मा दर्द से चिल्लाई और फिर अचानक गायब हो गई। कमरे में एकदम से शांति छा गई। हॉस्टल में फैली आग बुझ गई और जली हुई लाशें भी एक एक करके शांत हो गईं। हॉस्टल की भयानक रात खत्म हो गई थी। रोहित ने धीरे धीरे अपने आंसुओं को पोंछा और बाहर निकलने के लिए दरवाजे की ओर बढ़ा। जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा, एक अंतिम आवाज़ आई, तुमने हमें मुक्ति दी, धन्यवाद। रोहित ने पलटकर देखा तो वह जले हुए चेहरों के बजाय शांत आत्माएं थीं, जो अब मुक्त हो गई थीं। वह मुस्कुराते हुए हॉस्टल के दरवाजे से बाहर निकला और गहरी सांस ली। हॉस्टल के बाहर अब वह वीरान जगह नहीं थी, बल्कि एक शांतिपूर्ण स्थान बन गया था। उसने आसमान की ओर देखा, जहां सूरज की पहली किरणें फैल रही थीं। रोहित जानता था कि उसने न केवल एक हॉरर केस सुलझाया, बल्कि कुछ आत्माओं को भी शांति दी थी। कुछ महीने बीत गए थे, लेकिन विक्टोरिया हॉस्टल का डरावना अनुभव इंस्पेक्टर रोहित के दिलो दिमाग पर छाया हुआ था। हर बार जब वह उस रात के बारे में सोचता, उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ जाती। उसे यह बात भी समझ आ गई थी कि दुनिया में कई ऐसी रहस्यमयी जगहें हैं जिन्हें विज्ञान और कानून के दायरे से बाहर समझा जा सकता है। हालांकि हॉस्टल का श्राप खत्म हो चुका था, लेकिन विक्रम की मौत की गुत्थी अभी तक पूरी तरह सुलझी नहीं थी। प्रियंका और मोहन के बेटे की असामयिक मृत्यु ने उन्हें पूरी तरह से तोड़ दिया था। वे अब भी ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर उस रात उनके बेटे के साथ क्या हुआ था।
रोहित के मन में भी यह सवाल गूंज रहा था। उसने तांत्रिक की आत्मा और हॉस्टल के श्राप को खत्म कर दिया था, लेकिन विक्रम की हत्या का असली कारण अभी भी एक रहस्य बना हुआ था। उसने तय किया कि वह इस रहस्य की तह तक जाएगा और सच्चाई का पता लगाकर रहेगा। नया सुराग। एक दिन रोहित अपने ऑफिस में बैठा हुआ विक्रम के केस की फाइल देख रहा था। अचानक उसके फोन पर एक अज्ञात नंबर से कॉल आई। रोहित। हेलो, इंस्पेक्टर रोहित बोल रहा हूँ। कॉल करने वाले की आवाज़ धीमी और डरावनी थी। तुमने विक्टोरिया हॉस्टल को तो मुक्त कर दिया, लेकिन असली खेल अभी बाकी है। अगर तुम सच्चाई जानना चाहते हो तो उस रात के गवाहों को ढूंढो। रोहित को इस रहस्यमयी कॉल से झटका लगा। उसने तुरंत फ़ोन को ट्रेस करने की कोशिश की, लेकिन कॉल करने वाला व्यक्ति किसी गुप्त स्थान से फ़ोन कर रहा था। उसे एहसास हो गया था कि विक्रम की मौत के पीछे कोई बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। जांच का नया चरण। अगले ही दिन रोहित ने विक्रम के दोस्तों और कॉलेज के प्रोफेसरों से संपर्क करना शुरू किया। उसने उन लोगों से भी बात की जो विक्रम के हॉस्टल में रहते थे। कुछ छात्र बहुत डरे हुए थे, जबकि कुछ ने हॉस्टल में घटी अजीब घटनाओं के बारे में बात करने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन एक छात्र, जिसका नाम अनिकेत था, रोहित के पास आया और उसे एक चौंकाने वाली बात बताई। अनिकेत ने कहा, साहब, विक्रम की मौत किसी हादसे का नतीजा नहीं थी। उस रात हॉस्टल में कुछ ऐसा हुआ था जिसे मैं आज तक नहीं भूल पाया। मैंने देखा था कि विक्रम किसी के साथ लड़ाई कर रहा था, लेकिन वह आदमी कोई इंसान नहीं था। वह अजीब सी छाया की तरह था और उसके पास कोई अंधेरी ताकत थी। रोहित ने अनिकेत की बातों पर गौर किया और उसे एहसास हुआ कि विक्रम की मौत सिर्फ एक भूतिया घटना नहीं थी। इसके पीछे कोई और शक्तिशाली ताकत हो सकती थी, जो हॉस्टल के श्राप से भी ज़्यादा खतरनाक थी। अज्ञात दुश्मन का सामना। रोहित ने अपनी जांच को और गहराई से शुरू किया। उसने विक्रम के जीवन से जुड़े हर व्यक्ति से बात की और आखिरकार उसे एक सुराग मिला। विक्रम की मौत के कुछ दिनों पहले वह एक प्राचीन पुस्तक की खोज कर रहा था, जिसमें कुछ रहस्यमयी और खतरनाक शक्तियों के बारे में लिखा था। यह पुस्तक किसी गुप्त समाज से संबंधित थी जो काले जादू और तंत्र मंत्र में लिप्त था। रोहित को समझ में आ गया था कि विक्रम की मौत का संबंध इस गुप्त समाज से हो सकता है। उसने उस पुस्तक की खोज शुरू की जिसे विक्रम ढूंढ रहा था। उसकी जांच उसे एक पुरानी और वीरान हवेली तक ले गई, जहां उसे वह प्राचीन पुस्तक मिली। लेकिन उस पुस्तक के साथ ही उसे एक और खतरनाक सच का सामना करना पड़ा। हवेली के अंदर उसने कुछ गुप्त समाज के सदस्यों को देखा, जो किसी खतरनाक अनुष्ठान की तैयारी कर रहे थे। वे लोग विक्रम की हत्या में शामिल थे और उनका उद्देश्य उन काले रहस्यों को छिपाना था जिनकी खोज विक्रम कर रहा था। रोहित को अब एहसास हो गया था कि उसे न सिर्फ विक्रम के लिए न्याय चाहिए, बल्कि उस गुप्त समाज को भी रोकना होगा जो और निर्दोष लोगों की जान लेने के फिराक में था। आखिरी संघर्ष। रोहित ने अपने साथियों की मदद से हवेली पर छापा मारा। वहां उसे एक भयानक दृश्य का सामना करना पड़ा। गुप्त समाज के लोग अनुष्ठान कर रहे थे, जिसमें तांत्रिक शक्तियों का प्रयोग किया जा रहा था। रोहित ने हिम्मत नहीं हारी और अपनी टीम के साथ उन सभी को गिरफ्तार कर लिया। हवेली में छुपी हुई वह प्राचीन पुस्तक भी बरामद कर ली गई, जिसने इस पूरे रहस्य को उजागर कर दिया। ये पता चला कि विक्रम ने उस पुस्तक में छुपे हुए कुछ गहरे राज जान लिए थे, जिनके कारण उसे मार दिया गया था। गुप्त समाज नहीं चाहता था कि वह राज किसी और के सामने आए, इसलिए उन्होंने विक्रम को अपना शिकार बनाया। रोहित ने उस गुप्त समाज का पर्दाफाश कर दिया और विक्रम के माता पिता को न्याय दिलाया। विक्टोरिया हॉस्टल का रहस्य अब पूरी तरह से सुलझ चुका था। अंत इस केस के बाद रोहित को यह समझ में आ गया था कि दुनिया में कुछ ऐसी शक्तियाँ होती हैं जिन्हें समझना आसान नहीं होता, लेकिन यदि इंसान के अंदर साहस और दृढ़ता हो तो वह किसी भी मुश्किल का सामना कर सकता है। विक्टोरिया हॉस्टल अब एक शांतिपूर्ण स्थान बन गया था, जहां अब कोई भूत या श्राप नहीं था। रोहित ने अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए विक्रम की आत्मा को शांति दिलाई और इस भयानक अनुभव से बहुत कुछ सीखा।
ये कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन रोहित की ज़िंदगी में आने वाले रहस्यमयी और ख़तरनाक केसों की कहानियाँ अभी बाकी थीं। यू सेड इस कहानी में बस इतना ही। अगली कहानी के साथ मिलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।